नमस्कार। साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। हम लोग लास्ट क्लास में इंक्लूसिव एजुकेशन पर चर्चा किए थे और इससे संबंधित रिलेटेड टर्म्स को अच्छी तरह से समझे थे। इसका मुख्य इंक्लूसिव एजुकेशन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है डिफरेंस, डाइवर्सिटी। यहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी बच्चों को समाहित किया जाता है। हम इसके रिलेटेड टर्म्स जनरल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन, इस चारों टर्म्स पर हम लोग बिंदुवार इसकी चर्चा की। आज हम इंक्लूसिव एजुकेशन के मेजर फैक्टर्स पर चर्चा कर रहे हैं। ये मेजर फैक्टर्स, ये फैक्टर्स एक कारक हैं जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन को वैसी स्थिति, कंडीशंस, सिचुएशंस जो इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करता हो या रिटार्ड करता हो। तो ये दोनों फैक्टर हैं। इसमें बहुत सारी बाधाएं हैं। ये भी चर्चा हुई थी, हम लोगों के बीच एक सहमति हुई थी कि आज इंक्लूसिव वातावरण का निर्माण नहीं हो सका। आज इंक्लूसिव स्कूल मात्र कल्पना ही, लेकिन इसका वास्तविक रूप सरजमी पर नहीं उतरा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बाधाएं हैं, अभी भी बहुत सारे फैक्टर्स। तो आज हम इन्हीं फैक्टर्स पर चर्चा करेंगे। तो मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए, फैक्टर्स तो बहुत अनेकों हैं, लेकिन हम यहाँ पर 5 मेजर फैक्टर्स की चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है डाइवर्सिटी एमंग लर्नर्स। दूसरा बिंदु है प्रिपेयर्डनेस ऑफ टीचर्स। तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। चौथा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और रिसोर्स पर्सन्स। एंड लास्ट इवैल्यूएशन सिस्टम। हम देखें कि ये पांचों स्थितियां इंक्लूसिव एजुकेशन को किस प्रकार प्रभावित करती हैं, कैसे इफेक्ट करते हैं। तो पहला बिंदु है डाइवर्सिटी एमंग, ये जो है लर्नर्स। हम जान रहे हैं कि हमारे जो भी बच्चे हैं उनमें काफ़ी डाइवर्सिटी पाया जाता है। एक सेम एज ग्रुप के होते हुए भी उसके होम बैकग्राउंड्स अलग अलग होते हैं, उसके मोटिवेशंस अलग होते हैं, उसमें सीखने की क्षमता भिन्न भिन्न होती है और उसके पर्सनल एट्रीब्यूट्स भी अलग होते हैं। तो देख रहे हैं कितनी विभिन्नताएं हैं, कितनी विभिन्नता है। और ये हम लोग पहले ही इंक्लूसिव एजुकेशन में देखें कि इन डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को इन ए ग्रुप एज ए यूनिट ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इन सारे विविधताओं को, डिफरेंसेस को देखते हुए एक शिक्षक के से वह एकेडमिक, किसी बच्चे का एकेडमिक परफॉर्मेंस अलग है, उसका एटीट्यूड अलग है, उसका इंटरेस्ट अलग है, उसके कमिटमेंट्स अलग हैं। तो इस तरह से विभिन्न विविधताओं
से भरे हुए स्थिति से कैसे निपटा। तो यह एक बहुत कठिन टास्क है शिक्षक के लिए। और ये जो विविधताएं हैं, डिफरेंस है, इसको ध्यान में रखते हुए चलना है और उसके लिए हम प्रिपेयर नहीं हैं, तो ये थोड़ी बाधाएं इंक्लूसिव एजुकेशन में पेश करती है। दूसरा बिंदु है प्रिपेयर्डनेस ऑफ टीचर्स, शिक्षकों की तैयारी। क्या शिक्षक रेडी हैं इस वातावरण को मीट करने के लिए? क्यों कि अभी हम तुरंत देख रहे हैं कि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस पाया गया और इस समूचे डाइवर्सिटी को मीट करने के लिए विभिन्नता होते हुए भी, व्यक्तिगत विभिन्नताएं रहते हुए हम बच्चों से किस प्रकार ट्रीटमेंट करेंगे, हम बच्चों को किस तरह से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बढ़ाएंगे, ये बड़ा कठिन टास्क है। इसके लिए क्या है कि प्रिपेयर्डनेस ऑफ टीचर, शिक्षकों को पूर्ण रूप से तैयार करना, उसकी तैयारी किया जाए। तो इसके लिए एकदम निश्चित है कि टीचर्स मस्ट बी ट्रेन्ड टू मीट द वेरियस सिचुएशन इन द क्लासरूम। उसको विविधताओं से डील करने के लिए उसे तैयार रहना होगा, उसे प्रशिक्षित करना होगा और इसका कुछ अभाव दिखाई देगा। तो इसके लिए चूंकि इस विभिन्नताओं को उस स्थिति से जूझने के लिए, उस विभिन्नताओं रहते हुए हम कक्षा का संचालन किस प्रकार करेंगे, इसके लिए एक शिक्षक को वेल ट्रेंड होना जरूरी है और इसमें पर्याप्त प्रशिक्षण का अभाव देखा जाता है। तो ये भी एक तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूट। इंफ्रास्ट्रक्चर किसका? इंस्टीट्यूट का, विद्यालय। आप देखे होंगे बहुत सारा विद्यालय का लोकेशन इस प्रकार है कि बरसात में तो बरसात भर पानी ही भरा, विद्यालय भी जाना मुश्किल है। बहुत जगह ऐसे विद्यालय का लोकेशन है कि दिन भर शोर होते रहता, उसका टाइम टेबल सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम दो तरह से ले सकते हैं। एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका विद्यालय का भौतिक स्वरूप, अब जैसे डिजेबल्ड चिल्ड्रन हैं वो कैसे विद्यालय जाएंगे? विद्यालय का लोकेशन सही जगह नहीं, उसके लिए सही रैंप की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए अप्लायंसेस की व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह से बच्चे ये इंफ्रास्ट्रक्चर को भी रिकंस्ट्रक्ट करना होगा जिससे कि इंक्लूसिव एजुकेशन संभव, सभी बच्चे उससे जुड़ सकें। बहुत बच्चे आ भी नहीं पाते। तो ये फिजिकल जो है स्वरूप में, भौतिक स्वरूप में भी विद्यालय में बदलाव लाने की आवश्यकता है। उसका प्लेस अरेंजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और क्लासरूम मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर में विद्यालय का जो है वो सफिशिएंट क्लासरूम में लाइट हो, उसका वेंटिलेशन सही ढंग से हो, बैठने के लिए पर्याप्त जगह हो, मूवमेंट के लिए पर्याप्त जगह हो, लेकिन इसका भी अभाव देखा जाता है। और विद्यालय, बहुत विद्यालय तो ऐसे अस्वास्थ्यप्रद स्थिति में है कि वहाँ बच्चों को जाना सही नहीं।
स्वस्थप्रद नहीं लगता है और बच्चे इन हेल्थ फैक्टर्स के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसलिए फिजिकल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको भी रिकंस्ट्रक्ट करने की आवश्यकता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन। लेकिन ऐसा नहीं मिल रहा है। विद्यालय को सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि यदि प्लेग्राउंड नहीं हो, एक प्लेग्राउंड ऐसा है स्थान विद्यालय का कि जहां तीनों क्षेत्र किसका, डोमेन्स ऑफ लर्निंग, सीखने के, अधिगम के तीनों क्षेत्र का विकास एक साथ होता है प्लेग्राउंड। वहां कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी है, इमोटिव डेवलपमेंट भी है और साइकोमोटर डेवलपमेंट है। दीज आर 3 मेजर डोमेन्स ऑफ लर्निंग और इस तीनों डोमेन्स का डेवलपमेंट प्लेग्राउंड में होता है। अब बहुत जगह प्लेग्राउंड नहीं है विद्यालय में, जो कि एक बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। सारा चीज वहाँ है, डिसिप्लिन सीखते हैं, कोऑपरेशन सीखते हैं, हर चीज है। तो प्लेग्राउंड ये मस्ट होना चाहिए। तो ये देख रहे हैं कि सारे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है ये भी आज इंक्लूसिव एनवायरनमेंट का निर्माण नहीं कर पा रहे, वो सभी को जोड़ नहीं पा रहे। ये भी इसमें एक बाधक है, ऑब्स्टेकल्स, चुनौती है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, अभी ये भी रिसोर्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर जिनकी चर्चा की है, ये भी रिसोर्सेस में से। तो इस रिसोर्सेस की तो चर्चा हो चुकी। हम यहाँ पर थोड़ा वेल जो है ह्यूमन रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी संस्था का ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हम सभी जान रहे हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूट का संचालन ह्यूमन रिसोर्स ही करता है। हम यदि ह्यूमन रिसोर्स वेल ट्रेंड है तो हम सभी तरह के बच्चों को आसानी से हैंडल कर लेंगे। सिर्फ बच्चों नहीं, और ज्यादा समुदाय है, एक सोसाइटी है। स्कूल क्या है? एक सोसाइटी। जॉन डीवी ने कहा कि स्कूल इट्स ए सोसाइटी इन मिनिएचर, विद्यालय एक लघु समाज। तो हम देख रहे हैं कि वहां भी सफिशिएंट रिसोर्सेस नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेस नहीं है। ह्यूमन रिसोर्सेस का मतलब सिर्फ शिक्षक ही नहीं होते, वहाँ बहुत सारे और स्टाफ हैं। जैसे अभी मिड डे मील, रसोइया साफ सफाई करता है। दूसरी बात कि ऐसे वातावरण में एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की आवश्यकता है, जिसको असाइन किया जाए प्रत्येक विद्यालय। कुछ सोशल वर्कर्स, कुछ ऑडियोलॉजिस्ट्स हैं, कुछ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं, कुछ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की आवश्यकता है। लेकिन आज इन सब का अभाव है। कोई भी अनहाइजीनिक कंडीशन आता है तो वह तुरंत जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो तुरंत बच्चों को सलाह दें इस तरह से, उस तरह से। लेकिन इस सब का घोर अभाव है। बच्चों को बीच में कुछ इंजरी हो, यहाँ तक कि विद्यालय में फर्स्ट एड देखने को नहीं मिलता, क्योंकि अति आवश्यक टूल्स
ये रिसोर्सेस में भी कभी, लेकिन एक शिक्षक सिर्फ क्या करे? देख, बहुत अच्छा कहावत है। एक हेलन केलर, एक साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनिस्ट हैं, वो क्या कह रहे हैं कि एलोन वी डू, so little together we do so much. हेलन केलर, ये क्या कह रहे हैं कि हम यदि अकेले होते हैं तो बहुत लिमिटेड, नहीं के बराबर कार्य संपादन होता है। क्यों? कि विद्यालय क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था, उसमें सभी का सहयोग। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है, जैसे बीओ, डीओ, इस बीच में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, काउंसलर्स हैं, हेल्थ क्लिनिक होना चाहिए। इन सभी का सहयोग मिल करके यदि कार्य करते हैं, टुगेदर वी डू सो मच, जब एक साथ हम लोग मिल करके इस कार्य को संपादित करते हैं, तो वहां डिग्री ऑफ अचीवमेंट्स क्या होगा? सो मच, बहुत अधिक होगा। लेकिन ये अकेले यदि कर रहे हैं, एलोन वी डू सो लिटिल, नहीं के बराबर। तो इसका भी एक अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स भी इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रभावित कर रहा है। नेक्स्ट बिंदु आते हैं इवैल्यूएशन सिस्टम। तो इवैल्यूएशन सिस्टम को देखें। इवैल्यूएशन सिस्टम आज समझ रहे हैं हम लोग कि हमेशा इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता, और हमारे इवैल्यूएशन सिस्टम में बहुत ज्यादा रिजिडिटी पाई जाती। इसमें बहुत ज्यादा रिजिडिटी, जिससे हमको उबरना हो। अब मान लिया जाए कि कोई बच्चा लिखना नहीं जानता है, लेकिन इसके अलावा वो बहुत क्षेत्र में बहुत अच्छा है, लेकिन राइटिंग में वो वीक नहीं लिख सकता। इसका इवैल्यूएशन, क्या मेरे पास कोई सिस्टम है इसका इवैल्यूएशन करने का? नहीं। और वो बच्चा नकारात्मक दिशा की ओर चला जाता है, क्योंकि उसका हम एक ही टेस्ट लेते हैं, एक ही एग्जाम लेते हैं, और वो एक डिमेरिट्स के चलते उसके सारा क्षेत्र जो है वो उल्टा हो जाता है। सारे क्षेत्र में जो इसका इवेलुएट अच्छा है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो इस पर देना ये रिजिडिटी को हमको ध्यान, चूंकि इंक्लूसिव एजुकेशन हमेशा डाइवर्सिटी को डील करता है। डाइवर्सिटी सभी चीज में एमंग जेंडर, इसलिए हमारा जो इवैल्यूएशन सिस्टम है उसमें भी डाइवर्सिटी होनी चाहिए। क्या आज हमारे इवैल्यूएशन सिस्टम में डाइवर्सिटी है? नहीं, रिजिडिटी। एक ही तरह से हम सब टेस्ट लेंगे, और एक ही तरह से, चाहे उसमें जो अन्य क्षेत्र भी है बहुत अच्छा है, टॉप कर सकते हैं अन्य क्षेत्र में, लेकिन उसका यहाँ पर मूल्यांकन नहीं होता है। परिणाम होता है कि बच्चों में फ्रस्ट्रेशन की भावना उत्पन्न
जन्म देती है और बच्चे स्कूल जाने से हिचकते हैं, इसलिए कि उसकी रुचि के अनुसार नहीं हो सकता। उदाहरण देते हैं, रामानुजम का नाम आप जानते होंगे। उसको सिर्फ एक मैथमेटिक्स को हटा दीजिए तो इधर सारे सब्जेक्ट मिलाकर के 2.5 अंक भी उसका स्कोर नहीं जाता। समझिए वो फिर कैसे पास कर, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में रिजिडिटी है। लेकिन वही रामानुजन देखिए मैथमेटिक्स एक ही ब्रांच में यदि अच्छा था और उसको बूस्ट मिला, यूनिवर्सिटी स्पेशल डिग्री दी और वो मैथमेटिक्स में क्या कर सकते, एक विश्वविख्यात मैथमेटिशियन जन्म लिया। तो हम विद्यार्थियों के सीखने के सभी क्षेत्रों को नहीं देखते, सभी क्षेत्रों के मूल्यांकन के लिए हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं है, कोई साधन नहीं है और हम तुरंत उसको फेलियर घोषित कर देते हैं। एक उदाहरण लीजिए सचिन तेंदुलकर, पढ़ने में बहुत हुए लेकिन क्रिकेट में क्या था? यदि उसके रीडिंग राइटिंग क्लासरूम परफॉर्मेंस को ही देखा जाता तो फेलियर था, लेकिन एक क्रिकेट में वो बहुत अच्छे थे और उसके इस गुण को बढ़ावा मिला तो हम सभी जानते हैं कि वो विश्वविख्यात क्रिकेटर है। तो कहने का मतलब यही है कि जब डाइवर्सिटी है तो हम लोग, मेरा सिस्टम भी, उसमें भी एजुकेशन सिस्टम में भी डाइवर्सिटी होनी चाहिए। यहाँ पर एक अल्बर्ट आइंस्टीन की एक उक्ति लिखकर मैं इसको समाप्त करना चाहूंगा, तो उसको लिख लें। एजुकेशन सिस्टम पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा? Everyone is genius. क्या? Everyone is genius. प्रत्येक आदमी genius. But if you judge a fish मानेगा मछली, a fish on its ability to climb the tree, it will live its whole life believing that it is stupid. ये तो कौन कह रहे हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन। इनका क्या कहना है कि एवरीवन इज जीनियस, समझ रहे, प्रत्येक आदमी जीनियस। लेकिन यदि हम एक मछली को, उसको एबिलिटी, एक कैरेक्टर, एक दिशा क्षेत्र में ये समझें कि वो ट्री पर चढ़ नहीं सकती, मछली ट्री पर क्लाइंब टू ट्री, ये जो है उसके पास एबिलिटी नहीं है, और इस आधार पर इसको हम फेलियर साबित कर दें तो क्या होगा? यही ना होगा कि इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड, ये मूर्ख। तो मछली का एक क्षेत्र है
और ये जान रहे हैं कि उसका स्विमिंग है, और मछली को हम कह दें कि तुम ट्री पर चढ़ो और तुम ट्री पर नहीं चढ़ सकते हो तो तू दुनिया का सबसे खत्म, नल, कुछ नहीं, कोई स्किल नहीं, कोई कौशल नहीं। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन कहने का अर्थ है कि हम बच्चों की सभी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये डाइवर्सिटी बच्चों में रहेगा, और इसके लिए हमारे पास कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं। मॉरल डेवलपमेंट का कैसे टेस्ट लेंगे? आज जो हम विद्यालय में टेस्ट हो रहा है सारा कोग्निटिव टेस्ट बता रहा है, कहाँ कहीं बता रहा है कि मॉरल टेस्ट कैसे लेंगे? कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। साइकोमोटर टेस्ट कैसे लेंगे? नहीं हो रहा। वी आर कन्फाइंड ओनली ऑन कोग्निटिव टेस्ट, कॉग्निटिव टेस्ट, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है, उसी पर रिजल्ट हो रहा है। बहुत बच्चे बहुत चीज जानते हैं, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। अरे बहुत बच्चे गंगा के किनारे ऐसे हैं कि 4 बार गंगा नदी को रोज तैर के पार करता है, लेकिन उसका तैराकी में सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो मूर्ख है, कुछ नहीं जानता। तो ये हम लोगों को ध्यान में देना चाहिए। तो हम यहाँ पर 5 फैक्टर्स पर विस्तृत चर्चा किए। फैक्टर्स और है, लेकिन ये मेजर, ये क्या है? मेजर फैक्टर्स। आपको अन्य फैक्टर्स पर भी ध्यान देना चाहिए। तो आज इंक्लूसिव एजुकेशन के जो मेन फैक्टर्स हैं उस पर हम चर्चा है, और एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन सफल हो, समावेशी वातावरण बने, इस पर हम सभी का कर्तव्य है। जब हम सभी मिल करके काम करेंगे, ऑल टुगेदर, तब वी डू सो मच, तभी कार्य हो सकेगा। तो ठीक है, ये 5 पर चर्चा हुई। नेक्स्ट डे हम देखेंगे और कुछ फैक्टर्स पर हो या अगला टॉपिक हो। धन्यवाद।